आज हम उग्रवादी राष्ट्रीयता के अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय उग्रवाद के जनक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता एक अध्यापक थे और तिलक को संस्कृत, मराठी और गणित का अच्छा ज्ञान था। 1866 में पूना में स्कूल में उनको भर्ती कराया गया। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी और 1871 में 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह तापीबाई के साथ हो गया। उन्होंने डेक्कन कॉलेज में प्रवेश किया और प्रथम श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया। कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सार्वजनिक जीवन पूना में रह करके बिताने का उनका निर्णय रहा। उन्होंने विष्णु शास्त्री चिपळूणकर के साथ 1880 में पूना में एक इंग्लिश स्कूल की स्थापना की और 1881 में आगरकर, नामजोशी व चिपळूणकर के साथ मिलकर के मराठा और केसरी नामक पत्रों का प्रकाशन भी उनके द्वारा किया गया। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित किए जाने वाले पत्र थे, जिसमें कोल्हापुर रियासत के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश शासन की जो आलोचना इस पत्र में प्रकाशित हुई, उसके लिए उन्हें 101 दिन का कारावास दिया गया। 1884 में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापित किया गया। वे 1890 तक पूना में अध्यापन कार्य करते रहे और आगर से मनमुटाव हो जाने के बाद तिलक ने सोसाइटी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और 1889 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तिलक की राजनीति क्या थी? प्रारंभ में तिलक उदारवादी विचारधाराओं के समर्थक थे और नागपुर अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं है, वे शासन को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि भारत सरकार अपने बाह्य विरोधियों का सामना कर सके। लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजों की न्यायप्रियता व उदारता से उनका विश्वास उठ गया। अब उदारवादियों की प्रार्थना और याचिकाओं की नीति उन्हें भिक्षावृत्ति की नीति प्रतीत होने लगी। उनके उग्रवादी विचार 1905 के बंग भंग के बाद स्पष्ट होने लगे। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नवयुवकों के मध्य कार्य करना आरंभ किया। उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, उत्साह एवं बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए गोवध विरोधी समितियां, अखाड़ों तथा क्लबों की स्थापना की और पूना में हिंदू मुस्लिम दंगों के प्रति 1893 में शासन की शिथिलता को देख करके उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास किया। 1893 में तिलक ने बड़ी धूमधाम से गणपति उत्सव प्रारंभ किया। इसके पीछे उनकी परंपरावादी तथा मुस्लिम विरोधी नीति बताई जाती है, परंतु यह तथ्य यह है कि तिलक हृदय से राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। 1895 में उन्होंने शिवाजी महोत्सव भी शुरू किया और इसका उद्देश्य भी राजनीतिक ही था। 1897 में दुर्भिक्ष के समय तिलक ने महाराष्ट्र की जनता की तन मन से सेवा की और लगान की जबरदस्त वसूली से सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए किसानों को उकसाया भी। तिलक 1895 और 1897 में बम्बई विधानसभा के सदस्य भी चुने गए और 1896 में बम्बई व पूना में प्लेग का जो प्रकोप हुआ, उसकी सरकारी रोकथाम से जनता बौखला गई और तिलक ने अपने पत्रों में सरकार की नीतियों की कटु आलोचना आरंभ कर दी। इसी बीच चापेकर बंधुओं ने मिस्टर रैंड तथा उनके सहयोगी एयस्ट की हत्या कर दी। यद्यपि तिलक इन हत्याओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन सरकार ने बार बार आंख में खटक रहे तिलक को कैद कर लिया और 18 मास की कठोर सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद
उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई और वह महाराष्ट्र के अग्रणी नेताओं में बन गए। अब तिलक पहले से अधिक उग्रवादी हुए और देश सेवा में तन्मयता से जुट गए। 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक ने बंगाल के नेताओं का साथ दिया। तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल सम्मिलित रूप से उग्रवादी आंदोलन का संचालन कर रहे थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में उदार तथा उग्रवाद के बीच संघर्ष की स्थिति बनी और इस अधिवेशन के सभापति के पद के लिए उग्रवादियों ने तिलक का नाम प्रस्तावित किया, परंतु नरम दल के समर्थन में दादाभाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। उग्रवादियों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस अधिवेशन में स्वराज्य, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव पारित किए। उग्रवादी और उदारवादियों के संघर्ष 1906 में टला, लेकिन 1907 में सूरत अधिवेशन में यह प्रश्न पुनः उभरा कि तिलक ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहा, परंतु गोखले, फिरोज शाह मेहता और रासबिहारी आदि ने डॉक्टर रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस की फूट का श्री गणेश कर दिया और कांग्रेस दो दलों में विभक्त हो गई। उग्रवादी कांग्रेस से पृथक हो गए और तिलक का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूँगा। सरकार ने कांग्रेस की इस आपसी फूट का लाभ उठाकर उग्रवादियों को कुचलने के कई कानून पारित किए। सूरत की फूट के बाद क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1908 में मुजफ्फर बम कांड हुआ, जिसमें खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने जिला मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका और दोनों को सजा हुई। यद्यपि तिलक ने इस बम कांड की निंदा की, परंतु वह केसरी के माध्यम से क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। इस पर उन्हें राजद्रोह का अभियोग चलाया गया उन पर और 1908 में उन्हें पुनः बंदी बना लिया गया। मिस्टर जिन्ना ने तिलक को मधुमेह बीमारी के बहाने जमानत कराने का प्रयास किया था, परंतु वह असफल रहे और उन्हें 6 वर्ष का दंड देकर मांडले जेल भेज दिया गया। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए 900 पृष्ठों की गीता पर टिप्पणी लिखी, जो गीता रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1914 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने वैलेंटाइन शिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उनके विरुद्ध पूना के कमिश्नर रैंड तथा नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या का झूठा आरोप लगाए जाने के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया गया। उन्हें इसके लिए 1918 में इंग्लैंड भी जाना पड़ा, परंतु निर्णय उनके विरुद्ध ही गया और तिलक एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हुए और वे श्रीमती एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हुए और 1916 में उग्रवादियों और उदारवादियों के मध्य समझौता भी हुआ। तिलक अपने साथियों सहित कांग्रेस में आ गए और मृत्यु पर्यंत तक अर्थात 1920 तक वे कांग्रेस में बने रहे। 1916 के लखनऊ समझौते में गरम दल और नरम दल ने भारत में स्वायत्त शासन की मांग की और तिलक ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने का भी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया और तिलक ने युद्ध के दौरान भारतीय सचिव द्वारा घोषित उत्तरदायी शासन को इसी अर्थ में स्वीकार करने के लिए कहा कि भारत की विधानसभा का हर सदस्य चुना हुआ हो और प्रशासन पूर्णतः विधानसभा के अधीन हो। तिलक ने गांधी जी के विपरीत ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्वराज्य की स्थापना के आश्वासन की शर्त पर ही युद्ध में सहायता देने का प्रचार किया। सरकार को तिलक का असहयोग पसंद नहीं आया
और सरकार ने उनकी गतिविधियों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए। लंदन पहुंचकर उन्होंने होम रूल आंदोलन की स्थापना की और ब्रिटिश श्रमिक दल के सदस्यों में भारतीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की। भारत लौटने पर तिलक का बम्बई में स्वागत किया गया और 1 अगस्त 1920 का दिन निर्धारित किया गया। इस प्रकार तिलक द्वारा का असहयोग आंदोलन के प्रारंभ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के काल विभाजन का प्रतीक बना और तिलक युग के समाप्त होते ही गांधी युग प्रारंभ हो गया। अब हम अगली कक्षा में तिलक के रचनाओं और सामाजिक धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे।